अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के बाद राष्ट्रपति बने हैं। कोमल अग्रवाल, अंकिता गुप्ता, प्रोनीता गुप्ता, सोनिका सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोनीता गुप्ता को जो बाइडेन ने भारतीय मूल की श्रम और श्रमिकों के लिए सहायक परिषद घोषित की है। और ये जो है प्रोनीता गुप्ता सेंटर फॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी CLASP में जॉब क्वालिटी टीम के निदेशक भी थी, तो इसलिए इनको जो है नियुक्त कर दिया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? गुलाम मुस्तफा खान, बिरजू महाराज, अजय चक्रवर्ती, जयतीर्थ मेड़विंडी। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, गुलाम मुस्तफा खान। ये मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन 17 जनवरी 2021 को हो गया और वे 89 वर्ष के थे। भारत में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, दोनों पुरस्कार उनको दिया गया था जो भारत का पुरस्कार है। निम्न में कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? केन विलियमसन, ट्रेट बोल्ट, मार्टिन गप्टिल, जेम्स नीसम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। ये न्यूजीलैंड की तरफ से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले केन विलियमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और यह जो है रॉस टेलर, पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं, उसके बाद ये तीसरे प्लेयर बने हैं केन विलियमसन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? आपके योजनाओं से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। पंजाब, झारखंड, गुजरात, बिहार। तो आप जानते हैं 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से सूर्योदय योजना की शुरुआत कर दी है और यह किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली सप्लाई किए जाने का प्रावधान किया गया है इसमें। तो ये हो जाएगा सूर्योदय योजना गुजरात से संबंधित है, इसको मत भूलिएगा आप लोग। ये किसानों से संबंधित है और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने, देश की आन बान शान DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? अमोघा मिसाइल, सूर्या मिसाइल, प्रहार मिसाइल, BLSRSM। तो आप जानते हैं ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BLSRMSM। तो ये हो जाएगा भारत से ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। नाम आपका BLSRSAM। यह है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉक कर देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये DRDO से। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? योशिहिको नोदा, योशिहाइड सुगा, शिंजो अबे, युकियो हतोयामा। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है और कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। तो शिंजो अबे को यह सम्मान प्रदान किया गया है पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस, सैन्य दिवस। तो ये जानते हैं आप लोग आजाद हिंद फौज की स्थापना नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और उनकी 125वीं जयंती थी। उसी के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया था, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था,
हर वर्ष 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब जन्मदिन होता है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कब से स्टार्ट हुआ है? 125वीं जयंती से। अगला प्रश्न लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट आर्म्स रिड्यूशन ट्रेडी संधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष को बढ़ाने के लिए समय दे दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्टअप संधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास या आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे और 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो यह आप जान जाएंगे इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इनके राजा भारतीय राजा जो थे अकबर थे इनके समकालीन। ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था उसका। तो ये अकबर से संबंधित है, एलिजाबेथ प्रथम और अकबर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी या किसे दी गई थी बताना है। तो आप जानते हैं अपने प्रिय शिष्य श्रावस्ती में, वैशाली में, जागृह में, कुशीनगर में। तो वो राजगृह हो जाएगा। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर, वैशाली में दी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिला दी थी। सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी ही थी। तो यह आपका बी राइट आंसर होगा। इसी प्रश्न के साथ आगे प्रश्न में चलेंगे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़, अहमदनगर। तो आप जानते हैं शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जून 1674 में रायगढ़ में हुआ था। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया था। तो बी सी इसका राइट आंसर होगा, रायगढ़। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, तांबे का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। तो अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सेट है ये, आपका प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से किसमें एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। लक्ष्मण सेन जो थे वो 1178 से 1206 ईस्वी सेन वंश के चौथे शासक थे और 28 वर्षों तक शासन इन्होंने किया था लक्ष्मण सेन जी ने। डी राइट आंसर हो जा, लॉक कर देंगे इस आंसर को। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस.सी. बोस। तो आप जान रहे हैं इसको किसने कहा है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था एक बार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, इन्होंने ही कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? एस.सी. बोस, पटाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी बोस।
तो ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में वर्ष 1931 को महात्मा गांधी को लोकप्रिय और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। तो एसी बोस ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों ने साइमन कमीशन को बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन के कहने के भारतीय सुझावों के साथ। डी राइट आंसर इसका होगा। कहने पर इसको इस कमीशन को, साइमन कमीशन को बाहर रखा गया था और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और इसमें इसलिए इसका विरोध किया गया था जिसके कारण इसमें व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। भारतीय ना होने के कारण कोई भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल ने, रवि सच्चिदानंदनाथ सान्याल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, भगवती चरण बोहरा ने। तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह ने कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, इसको भगत सिंह ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद, राणा डे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस पुस्तक को स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, या ये जो है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। ये 1893 में हुए शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, विश्व संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। तो ये शिकागो में ही अपना स्पीच दिए थे, वहां से फेमस हो गए थे। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहेंगे, 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों में से एक है जो बृहद वृत्त भी है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं और शानदार प्रश्नों का को लिया गया है, चुना गया है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो राजस्थान में अरावली पर्वत है। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर है, यानी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? कंचनजंगा, रुंडनु, गंगोत्री, केदारनाथ। तो ये हो जाएगा। हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडनु 19, कंचनजंगा 16, केदारनाथ 14 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है, रुंडनु की है, उसके बाद कंचनजंगा की है, फिर केदारनाथ की है। अगला प्रश्न, किस महासागर से सार गैसों संबंधित है? उत्तरी प्रशांत उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। ये हो जाएगा आपका सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बी राइट आंसर होगा। और इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इसमें सारगैसम नामक की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसका कारण नाम इसका सारगैसी पड़ा है, सागर पड़ा है। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो हुई थी 25वां आपका होगा, ये ए राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में हुई थी। 2011 की जनगणना हुई थी। दिए गए राज्यों में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आंध्र प्रदेश में 11.0% रही थी। उसके बाद बिहार में रही थी 25.4%। फिर तमिलनाडु में, जो आपके मेरे पास डाटा है हम आपको बता देते हैं, तमिलनाडु में 15.6% रही थी और पश्चिम बंगाल में लास्ट में 13.8% रही थी। तो ये सब जो आंकड़े थे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, मई 2007 में, अप्रैल 2010 में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। कौशल विकास का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
2007 से प्रारंभ किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित है, विकासशील और विकासशील। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जाएंगे तो हम सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर राव, पी सी महालनोबिस, बी के आर वी राव, के एन राज। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वी। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आय समिति के अध्यक्ष पी सी महालनोबिस थे। महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है आपका। हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में खरीफ फसल से हुआ था। खरीफ फसल, इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में दिखाई दिया था। तो ये पंजाब, हरियाणा ये सब हो जाएगा। कृषि बीमा करता है GIC, LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। 2002 के अधिनियम के तहत 1956 के अधीन निगमित किया गया है। यह बीमा कंपनी कृषि बीमा करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो यह जो आपका होता है डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणतंत्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1947, 1951, 1956, 1966। तो यह हो जाएगा सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हो गया था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, स्वतः राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 वर्ष का होता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने की लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? JB के पड़ानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर। तो आप जानते हैं ये जो आपका प्रारूप समिति थी संविधान की, ये संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसके अम्बेडकर जानते हैं ये BR अम्बेडकर थे। इसके जो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका BR अम्बेडकर से। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि आपको रीजन बताना है। साइंस का प्रश्न है। सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो मेन आपका जो पॉइंट हो जाता है यह आपका होता है
जो किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व होता है उस वस्तु के भार तथा, डी राइट आंसर इसका होगा, उस वस्तु द्वारा जो हटाया जाता है भार उसके अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो जल का अपेक्षिक घनत्व 1 होता है, अतः एक सुई पानी में डूब जाती है इसलिए, जबकि लोहे के बने जहाज इस पर तैरते रहते हैं। शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो शक्ति का मात्रक आप वैसे जानते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाट होता है। विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो इस शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जबकि इसका अन्य मात्रक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया एक समानतया अनुक्रमणीय प्रक्रिया होती है, अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो आप इसमें सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह जीवाणु होता है। नीली हरित शैवाल को छोड़कर से सभी जो पादप पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अनियमित रूप से जो बिखर जाता है उसे कोशिकांग कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक। तो आप वैसे ही जानते हैं इसको, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन कहते हैं। और उनका जो कारण होता है जीन का, जो लक्षण होते हैं व्यक्ति के क्रोमोसोम पर, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरण करते हैं और ये जीवों की मूलभूत इकाई होती है। तो ये आपके कुछ 40 प्रश्नों का सेट था जो आपको सॉल्व करवाया गया। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों से चैनल सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी चलती रहे बिना किसी फीस के, बिना किसी पेमेंट के। धन्यवाद।